नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा बीपीएससी 3.0 और 4.0 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से प्रश्न परीक्षा में मिलने की संभावना है और यह प्रश्न रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब उसकी मांग वक्र होगी। पूर्णतया बेलोचदार, अनंत, पूर्णतया लोचदार, इकाई के बराबर। तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसी वस्तु की मांग जो है पूर्णतया बेलोचदार होगी और पूर्णतया बेलोचदार मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होता है और मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है। तो यह ई बराबर हो जाएगा 1, इकाई नहीं 1 के बराबर होता 0 के बराबर होता है। तो यह हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी मांग वक्र की लोच जो है वह पूर्णतया बेलोचदार होती है। अगर मांग की लोच की बात की जाए तो किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में जो होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन की मात्रा के अनुपात को ही मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच बराबर होता है मांग में सापेक्षिक परिवर्तन बटे मांग में कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन। मांग की लोच जो है वह 0 से अनंत के बीच में होती है। मांग की लोच जो है सीमांत मांग और औसत मांग के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। मांग की लोच किसे व्यक्त करता है? सीमांत मांग और औसत मांग के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। इसको dq अपान dp इंटू पी अपान क्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें dq अपान dp जो है वह सीमांत मांग को व्यक्त करता है जबकि p अपान क्यू जो है औसत मांग के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से मांग की अगर श्रेणियों की बात की जाए तो मांग की श्रेणियां जो है 5 प्रकार की होती है। मांग की श्रेणियों से प्रश्न पूछा जाता है और यह जो 1 नंबर प्रश्न है मांग की श्रेणी से ही पूछा गया है। पहली मांग की जो श्रेणी है वह है बेलोचदार मांग वक्र। मांग की श्रेणियों में बेलोचदार मांग वक्र, लोचदार मांग वक्र, इकाई लोचदार मांग वक्र, पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र और पूर्णतः लोचदार मांग वक्र मांग की श्रेणियां हैं। बेलोचदार मांग वक्र की अगर बात की जाए तो जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है तो ऐसी मांग वक्र को बेलोचदार मांग वक्र कहा जाता है। या कह सकते हैं कीमत कम होने से मांग बढ़ती है किंतु कीमत में कमी की अपेक्षा कम बढ़ती है। कच्चा पदार्थ, प्राथमिक वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो है बेलोचदार होती है। लोचदार मांग, अब लोचदार मांग क्या है? लोचदार मांग को अपेक्षाकृत लोचदार मांग भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो ऐसी मांग वक्र की लोच जो है वह लोचदार होती है। मांग की लोच लोचदार मांग वक्र में इकाई से अधिक होती है और इसके अंतर्गत विलासिता की वस्तुएं और विनिर्मित वस्तुओं तथा टिकाऊ वस्तुओं को रखा जाता है। इकाई लोचदार या समलोचदार मांग क्या है? जब मांग की मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है तो उसे समलोच मांग कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 20% किसी वस्तु की कीमत में
20% की वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में भी 20% की कमी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? समलोचदार मांग या इकाई मूल्य लोचदार मांग कहते हैं। समलोच मांग वक्र जो है आयताकार अतिपरवलय होता है। इसके अलावा पूर्णतया लोचदार मांग होता है। तो पूर्णतया लोचदार मांग क्या होता है? कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमत बढ़े या घटे, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी मांग लोच को पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं, जहां ई बराबर 0 के होता है और मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है। इसी प्रकार से पूर्णतया लोचदार मांग जो है अनंत होती है, और जब कीमत में थोड़ी सी वृद्धि से ही मांग घटकर शून्य हो जाती है अथवा किसी एक दी हुई कीमत पर मांग अनंत हो जाती है, तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं, जिसमें ई बराबर अनंत होता है। परफेक्ट कंपटीशन में मांग वक्र जो है पूर्णतया लोचदार होता है। तो यह मांग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला 2 नंबर प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है, वस्तु की कीमत में वृद्धि से बेलोच मांग की स्थिति में उपभोक्ता का कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित, शून्य, घटेगा, बढ़ेगा। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से बेलोच मांग की स्थिति में उपभोक्ता का कुल व्यय बढ़ेगा। डी ऑप्शन में है, तो इसलिए 2 का सही आंसर डी है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर प्रश्न है, ज्यामितीय विधि से मांग की लोच का सूत्र है डी क्यू अपान डी क्यू, डी पी अपान डी पी। बी ऑप्शन में है, मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा बटे मांग वक्र का निचला हिस्सा। सी ऑप्शन में है, मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। तो ज्यामितीय विधि से मांग की लोच का जो सूत्र है, मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा है। यह ज्यामितीय विधि है, तो इसको मान लेते हैं डी है, और ये इसको ए मान लेते हैं। तो इसमें मांग की लोच हो जाएगा मांग वक्र का निचला हिस्सा, ये हिस्सा, बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा, यह हो डी ए हिस्सा हो जाएगा। अगला 4 नंबर प्रश्न क्या है? यदि समोसे की कीमत में 20% वृद्धि होने पर उसकी मांग 20% गिरती है, अतः समोसे की मांग होगी, क्या होगी? शून्य लोच, इकाई लोच के बराबर, इकाई लोच से कम, इकाई लोच से अधिक। तो इकाई लोच के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जितना कीमत बढ़ रही है उतनी ही उसकी मांग घट रही है। और इकाई लोच या समलोच मांग की परिभाषा यही होती है कि जब मांग की मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, तो उसे समलोच मांग कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का बी सही है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, बिंदु विधि से बिंदु पी पर मांग की लोच होगी। बिंदु विधि से बिंदु पी पर मांग की लोच जो है वह अधिक लोचदार होगी। अधिक लोचदार ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही हो जाएगा। मांग की बिंदु लोच क्या होती है? मांग की बिंदु लोच की अगर बात की जाए तो मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा मांग की बिंदु लोच होती है। इसको एक आरेख पर अगर दर्शाया जाए तो ई बराबर अनंत हो जाएगा, ई ज़्यादा है 1 से, ई बराबर 1, ई कम हो जाएगा 1 से, और ई बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसको सारांश रूप में देखा जाए तो कह सकते हैं बिंदुलोच विधि नीचे की ओर ढालू वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होती है? अलग अलग होती है। ए बिंदु पर अगर बात की जाए, ई बराबर 1 जो है ए बिंदु है, तो ए बिंदु पर, ए बिंदु के ऊपर मांग की लोच जो है इकाई, यह ए बिंदु हो जाएगा, और इसके ऊपर जो है मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, और ए बिंदु के नीचे मांग की लोच इकाई से कम होती है। जिस बिंदु पर मांग वक्र वाई अक्ष के साथ मिलता है वहाँ मांग की लोच अनंत होती है। तो ए एक्स है 0, वाई अक्ष पर जहाँ पर मांग वक्र मिलता है वहाँ पर मांग की लोच क्या होती है? अनंत होती है। और जिस बिंदु पर मांग वक्र एक्स अक्ष के साथ मिलता है वहाँ पर मांग की लोच शून्य होती है। यहाँ पर मांग की लोच शून्य है, जैसे मान लेते हैं ये मांग वक्र है और यहाँ x है, ये 0, ये y। तो y अक्ष पर मांग की लोच क्या होती है? यह अनंत होती है, और x अक्ष पर मांग की लोच 0 होती है, और यहाँ बीच में मांग की लोच 1 के बराबर होती है। e बराबर 1 के ऊपर जो भाग है, यह वाला ऊपर वाला भाग जो है
इसे लोचदार मांग तथा नीचे वाले भाग को बेलोचदार मांग कहा जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि ई या ए बिंदु के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको लोचदार मांग कहा जाता है और नीचे वाले भाग को बेलोचदार मांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पूर्ति को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? वस्तु की कीमतें, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, साधनों की कीमतें, उपयुक्त सभी। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में वस्तु की कीमतें भी हैं, प्रौद्योगिकी परिवर्तन भी है, साधनों की कीमतें भी हैं, तो यह सभी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के मध्य संबंध होता है। प्रत्यक्ष व ऋणात्मक, आनुपातिक संबंध होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष व धनात्मक। तो वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के मध्य प्रत्यक्ष व धनात्मक संबंध होता है तथा वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच जो संबंध होता है प्रत्यक्ष व ऋणात्मक संबंध होता है। तो 7 का सही आंसर डी है। अगला 8 नंबर प्रश्न, एक सामान्य वस्तु के पूर्ति वक्र का ढाल होता है। कैसा होता है? तो सामान्य वस्तु के पूर्ति वक्र का ढाल जो है वह धनात्मक होता है। यह बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ होता है, धनात्मक होता है। यह पूर्ति वक्र का ढाल है, सप्लाई वक्र। अगला तो धनात्मक किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। 8 का सही आंसर सी है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, यदि एक उत्पादक किसी निश्चित समय अवधि में कुल 200 इकाई उत्पादन करता है और यदि 180 इकाई बिक्री हेतु बाजार में उपलब्ध करवाता है तो बाजार में उसकी पूर्ति होगी। तो जब 180 इकाई बाजार में उपलब्ध करवाता है तो पूर्ति भी 180 के बराबर होगी। तो इसलिए 9 का सही आंसर जो है सी है। तो सी में 180 दिया है। अगला, निम्न में से कौन सा कारक पूर्ति वक्र में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कच्चे माल की कीमतें, वस्तु की कीमतें, विशेष अवसर, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तो वो कारक पूर्ति वक्र में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वस्तु की कीमत हो जाएगा। वस्तु की कीमत बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 10 का सही आंसर बी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, उत्पादन फलन कौन से दो चरों के मध्य संबंध बताता है? उपभोग एवं आय में, आगत और निर्गत में, मांग एवं कीमत में, पूर्ति और कीमत में। तो उत्पादन फलन आगत और निर्गत में संबंध की बात करता है। 11 का सही आंसर बी है। अगला 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उत्पादन फलन साधनों व उत्पादन के कौन से संबंध को व्यक्त करता है? तो उत्पादन फलन साधनों व उत्पादन के मात्रात्मक संबंध को व्यक्त करता है और मात्रात्मक संबंध जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। तो 13 का सही आंसर, 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला 13 नंबर प्रश्न है, समय के आधार पर उत्पादन फलन होते हैं। तो समय के आधार पर उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो ए तथा बी दोनों सही है और ए तथा बी दोनों सी ऑप्शन में दिया गया। 13 का सही आंसर सी है। अगला 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम शब्द का प्रयोग किसने नहीं किया? तो चैम्बरलिन ने नहीं किया है, तो चैम्बरलिन डी ऑप्शन में है, तो डी सही हो जाएगा। 14 का सही आंसर। अगला 15 नंबर प्रश्न क्या है? ह्रासमान उत्पादन के स्थान पर उत्पादन के साधनों की विभाज्यता व परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम के मध्य विरोधाभास का उल्लेख किया। एम बोबर ने, स्टिगलर ने, कीन्स ने, रॉबिन्सन ने। तो एम बोबर ने किया था विरोधाभास का उल्लेख। 15 का सही आंसर ए है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम सन 1947 में ने अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तन की स्थिति को उत्पादन के साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम बताया किसने? एम बोबर ने, चैम्बरलिन ने, कीन्स ने, जेके मेहता ने। तो 16 का सही आंसर बी है, चैम्बरलिन। अगला, एक विवेकशील उत्पादक अपने उत्पादन के लिए कौन सी अवस्था का चयन करता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो एक विवेकशील उत्पादक जो है उत्पादन के लिए द्वितीय अवस्था का चयन करता है। आरेख की सहायता से इसको समझ लेते हैं। यह जो है आरेख बना है टोटल प्रोडक्शन का, और यह मार्जिनल प्रोडक्शन का, और यह जो आरेख है यह एवरेज प्रोडक्शन का हुआ। यह प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्शन, टीपी, एपी और एमपी बढ़ रहे हैं तीनों, लेकिन एमपी जो है बढ़ता है फिर घटना प्रारंभ हो जाता है। और द्वितीय अवस्था में
एमपी सिर्फ घट रहा है, बाकी बढ़ रहा है। उत्पादन की सबसे अनुकूलतम अवस्था जो है द्वितीय अवस्था को माना जाता है, और तृतीय अवस्था में एमपी ऋणात्मक हो जा रहा है और एपी तथा टीपी घट रहे हैं। और तीसरी ही अवस्था में मतलब जब टोटल प्रोडक्शन अधिकतम होता है तब एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है। तो द्वितीय अवस्था जो है विवेकशील उत्पादक को उत्पादन करने के लिए जो सर्वोत्तम अवस्था होती है वह उत्पादन की द्वितीय अवस्था है। 17 का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, श्रम उत्पादन का साधन है, सक्रिय, निष्क्रिय, तटस्थ, मूल साधन। तो श्रम जो है उत्पादन का सक्रिय साधन। 18 का सही आंसर ए है। 19 घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ने किया। तो घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ने किया था? तो टोरगट ने किया था। टोरगट सी ऑप्शन में है। 19 का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के साधन हैं श्रम व पूंजी, साहस, पूंजी व तकनीक, उपयुक्त सभी। तो उत्पादन के साधनों में श्रम व पूंजी भी है, साहस भी है, पूंजी व तकनीक भी है, सभी को उत्पादन के साधन माना गया है। अल्पकाल में उत्पादन का परिवर्तनशील साधन है श्रम, भूमि, साहस, पूंजी व तकनीक। तो सिर्फ श्रम को ही बदला जा सकता है अल्पकाल में, बाकी न भूमि को, न साहस को, न पूंजी व तकनीक को बदला जा सकता। श्रम ए ऑप्शन में है। तो अल्पकाल में जो परिवर्तनशील साधन है ए है, मतलब श्रम है। अगला, जिस बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है सीमांत उत्पादन होगा। तो अभी हम लोग इस पीछे एक प्रश्न में यह आरेख अध्ययन किए थे कि जिस बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है उस बिंदु पर सीमांत उत्पादन जो है वह शून्य होगा। फिर से आरेख बना ले रहे हैं, यह इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न मिलता है एग्जाम में। ये टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, और यही पूछ रहा है कि जिस बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है सीमांत उत्पादन। तो टोटल प्रोडक्शन यहाँ अधिकतम है तो सीमांत उत्पादन जीरो हो जाएगा। तो जीरो सी ऑप्शन में। 22 का सही आंसर सी है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं होता है? तो एएफसी जो है यू आकृति का नहीं होता है, यह आयताकार अतिपरवलय होता है। कौन सा वक्र लिफाफा वक्र भी कहलाता है? तो एलएसी वक्र जो है, एलएसी लिफाफा वक्र कहलाता है। एनवलप वक्र, लिफाफा वक्र एलएसी कहलाता है। लॉन्ग टर्म एवरेज कास्ट को लिफाफा वक्र कहते हैं। अगला, यदि कुल लागत 200 है, टोटल कास्ट टीसी कितनी है? 200 है, और वस्तु की उत्पादन मात्रा क्यू कितनी है? 20 इकाई है। तो औसत लागत एवरेज कास्ट हो जाएगी टीसी अपान क्यू, मतलब 200 अपान 20, ये कटेगा तो 10 आंसर आ जाएगा। 10 ए ऑप्शन में दिया गया है। तो 25 का सही आंसर ए है। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और रिवीजन की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर हमारे इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए।